तो सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको संघवाद, ये लोकतांत्रिक राजनीति वाली जो बुक है उसमें दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, संघवाद। तो समझें इसे। सत्ता का बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो पहले पाठ में पढ़ा था, एक आम रूप है। इसे आम तौर पर संघवाद कहा जाता है और इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। संघवाद समझे क्या है। संघवाद को समझने के लिए एक बार फिर से हम लोग पुरानी कहानियाँ, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी याद करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका पर गौर करते हैं। बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में किसी करना भी एक था, यानी जो सरकार की शक्ति में बदलाव जो किए गए थे वो ज़रूरी थे और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में इन बदलावों से पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, लेकिन उन्हें जो अधिकार केंद्र द्वारा मिले थे वे अधिकार केंद्रीय सरकार वापस ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अधिकार हैं वो बट गए, केंद्र के अलग और राज्यों के अलग, और कोई किसी के अधिकार मतलब ले नहीं सकता। अब देखिए श्रीलंका। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं, यानी राज्यों के पास अधिकार वहाँ पे नहीं है। जबकि तमिल नेता सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था चाहते थे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी आनुषंगिक इकाइयों के बीच बँट जाती है। आनुषंगिक इकाइयाँ जैसे प्रांत, राज्य। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे पूरे राष्ट्र के महत्व के विषय होते हैं, और फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन यानी डेली के कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं और इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन से ठीक उल्टी है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का अर्थ एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती हैं, यानी शक्ति केवल एक जगह होती है। एकात्मक शासन में शक्ति का बंटवारा नहीं होता। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है, और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं अपने कार्य के लिए। समझ में आया। अब देखिए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली विशेषता, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरी विशेषता, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं कि मतलब केंद्र के पास कौन से अधिकार हैं और राज्यों के पास कौन से अधिकार हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथी विशेषता है,
संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। 5वीं विशेषता है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी अदालत जो है व्याख्या कर सकती है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी यदि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेगा। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। यानी आय के साधन केंद्र के अलग होते हैं और राज्य सरकारों के अलग। अगली विशेषता, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। यानी यदि सरकारों के बीच कोई सत्ता का बंटवारा होना है तो दोनों यानी राज्य और केंद्र दोनों की ही सहमति होनी चाहिए। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका 2 या अधिक राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। यानी संप्रभुता दोनों राष्ट्रों की अपने अपने पास होती है और अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, इसी तरह के और देश हैं। अब देखिए दूसरे तरह की संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है और अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अधिकार क्षेत्र समझें। अधिकार क्षेत्र क्या है? मतलब जो दे रहे हैं, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यानी अधिकार क्षेत्र वो ऐसा एक दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो और यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।